10% इनकम है, 10% पॉपुलेशन के पास आएगी लगभग 30। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो बताओ, ग्राफ का आइडिया नहीं होगा तो मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहां से समझ लो, ये 10% इनकम है हमारा ना। अब यहाँ ये वाली लाइन पे देखो 10% पॉपुलेशन के पास है। अब ऐसे मान लो ये 15 है, ठीक है, ये 20 है और ये 30 है। तो अब ये देखो यहाँ पे ये 10% इनकम वाली लाइन ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ ना, और ऊपर से लेके जाओगे तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये नीचे 30% के पास। अभी और ऊपर जाओगे, जैसे यहाँ पे आ जाओ तो वो और नीचे आ जाएगा, और ज्यादा पॉपुलेशन के पास हो जाएगा। तो द डीपर लाइन फ्रॉम द परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, मोर दैट कंट्री विल हैव मोर इनकम इनइक्विलिटी। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं ए और बी में से पूछूं कि इनकम इनइक्विलिटी कहां पे ज्यादा है, तो ए में ज्यादा है या बी में? क्लियर है सबको? हाँ, बना लो ये और लिख लो, जल्दी बनाओ। कौन सा नीचे वाला? जैसे 10% इनकम है, ग्राफ ड्रा करना आता है? 10 और 30 का ग्राफ ड्रा करो, कर लोगी? करो कॉपी में, 10-30 का करो और 10-10 का करो। नहीं, उतनी खराब इनकम इनइक्विलिटी है, रटो नहीं, समझ लो ना, वही तो मैं समझा रहा हूं। देखो ये 10% इनकम है यहाँ पे, और यहाँ ये वाली लाइन पे देखोगे जब परफेक्ट इक्विलिटी होगी तो वो 10% पॉपुलेशन के पास होगी। लेकिन जब तुम यहाँ पे आ जाओगे इस वाली कंट्री के पास, तो इस वाली कंट्री में क्या है, 10% इनकम वो 30% पॉपुलेशन शेयर कर रही है। ठीक है, तो इनकम इनइक्विलिटी है ना। यहाँ पे 10% सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास है, और यहाँ पे 10% यहाँ 30% पॉपुलेशन के पास है। ठीक है, अब यहाँ वाले पे आओगे तो यहाँ थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे 15% पॉपुलेशन के पास है। ये देखो, ये है ना। ऐसे और इधर आओगे तो उसका कम होगा, लेकिन अभी मान लो इधर आ जाए, एक लाइन और ड्रा कर लें ऐसे, तो क्या होगा, वो लगभग 50% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है। क्लियर? सो द फार अवे फ्रॉम द परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, मोर इनकम इनइक्विलिटी। ठीक, ये ड्रॉ कर लो और लिख लो। और किसी को डाउट है तो बताओ। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, क्यूमुलेटिव मतलब सबका मिला के, ठीक है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है, और नीचे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। बना लिया क्या सबने? समझ आया कि बस बना ही लिए हो? हाँ, आ गया समझ में? तो वो लाइन भी लिख लो, मैं बोल देता हूं, ठीक है। नियरर द कर्व टू परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, नियरर द कर्व टू परफेक्ट इक्विलिटी लाइन, लेस द इनकम इनइक्विलिटी, लेस द इनकम इनइक्विलिटी, farther the curve, more the income inequality, farther the curve, more the income inequality। क्लियर? मतलब जो इस लाइन के पास होगा उसमें इनकम इनइक्वालिटी कम है, जो इस लाइन से दूर जितना जाओगे इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस गिनी लॉरेंस कर्व का एक लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन? सपोज वी हैव टू कंपेयर 100 countries, so is it possible to draw the curve of 100 country there? हाँ, नहीं ना, it's not possible, so that is the limitation, that's why we have another method derived from this curve known as Gini coefficient. So first write down the limitation is, if we have too many countries to compare, then if we have too many countries to compare, then Lorentz curve is problematic. Then we use another method known as Gini coefficient.
कोफिशिएंट कितने लोग नाम जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard about the word coefficient? क्या? What should be the minimum and maximum value of a coefficient? Hmm? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कोफिशिएंट की? पढ़े होगे ना तुम लोग, फिजिक्स में भी पढ़े होगे विस्कोसिटी कोफिशिएंट ये सब। हाँ, कैसे निकलता है कोफिशिएंट, कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, मैथ्स वाला ही पूछ रहे हैं बच्चा, कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट? अच्छा, कोफिशिएंट किन्हीं दो चीज का रेशियो होता है, ये तो पता होगा। हाँ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट की वो ऐसे होती है, ये। डू यू एग्री विद दैट? इतना पता है ना? इधर बैठ जाओ बच्चा, अभी फिर ऐसे उठ उठ के देखोगे, दिखता है तो इधर आ जाओ या इधर बैठ जाओ, अब दिखेगा, ठीक है। चलो, उधर से दिख जाता है बोर्ड, चमकता नहीं है, शाइन वाइन। चलो कोई बात नहीं। ये हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं कोफिशिएंट पे? क्योंकि हर कंट्री का कोफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कोफिशिएंट निकालने का मेथड क्या है उसको तुम लोग लिख लो पहले। कोफिशिएंट क्या होता है समझ में आ रहा है ना? तो गिनी कोफिशिएंट इज द रेशियो, ऐसे लिखो गिनी कोफिशिएंट, फिर वो रेशियो लिखना है हमें कि किस चीज के बीच का रेशियो है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर दूंगा तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, तो मैं रेशियो बोल देता हूं, तुम लिख लो, फिर मैं यहां से समझाता हूं। रेशियो है एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्विलिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व। एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्विलिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व, ये ऊपर लिखो रेशियो में, एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्विलिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व। नीचे लिखो एरिया ऑफ द हाफ स्क्वायर, या ट्रेंगल ब्रैकेट में लिख लो, एरिया ऑफ द हाफ स्क्वायर और ट्रेंगल इन विच लॉरेंस कर्व लाइज, इन विच लॉरेंस कर्व लाइज। तुम कल क्लास में नहीं थे ना? और कल कौन नहीं था क्लास में? तुम भी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, समझ आता है कुछ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आगे नहीं आएगा, देख लिया था। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख के आया करो। हो गया? नीचे क्या क्या लिखा? हाफ ऑफ द स्क्वायर, ट्रायंगल ब्रैकेट में लिखो, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है, इन विच लॉरेंस कर्व लाइज, ठीक है। अब देखो गिनी कोफिशिएंट, जैसे मान लो हम लोग ए का गिनी कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं, और कलर का नहीं है कोई यार, जैसे हम लोग ए का निकालने जाएंगे, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये देखो, इसको सही से समझ लो बच्चा, ठीक है। अब हमें मान लो एक का निकालना है, तो पहले मैंने क्या बोला, ए का जो लॉरेंस कर्व बनता है परफेक्ट इक्विलिटी लाइन से, मतलब ये चीज, ऊपर हम क्या रखेंगे, ये वाला, ये यहां पे आएगा, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये वाला एरिया हम लोग लेंगे ए के लिए, उसके साथ नीचे रेशियो में क्या रखेंगे, हाँ ट्रेंगल या हाफ स्क्वायर मैंने बोला था ना, ये वाला, ये यहां से लेकर के और ये पूरा, ये नीचे रहेगा। नहीं समझ पा रहे हो? कितने लोग नहीं समझ पा रहे हो? ऊपर क्या रहेगा, जिस भी कंट्री का निकालोगे, जैसे अभी हम लोग ए का निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये वाला एरिया लेंगे, ये, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये समझ में आ रहा है?
नीचे ये पूरा एरिया ट्रायंगल का रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा रहेगा, ये नीचे रहेगा, जो ब्लैक से कलर्ड है वो नीचे रहेगा और जो मैंने ब्लू से कर दिया वो ऊपर रहेगा। इसी से हम लोग निकालते हैं गिनी कोफिशिएंट। और ये रेशियो होता है, तो 0 और 1 से बीच में इसका नंबर लाई करता है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। तो इससे अब तुम चाहे जितनी कंट्री का निकालो तो सबका तो निकल के आएगा ही ना, ड्रॉ कर लो, फिर निकाल लो, फिर हटा दो, क्लियर। तो इसको बना लो, ठीक है, ए का बना लो ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे निकालते हैं। एक और ग्राफ ड्रा करके ए का ऐसे बना लो, ठीक है, ये अपना साइड में कर लो कि ए के लिए क्या करोगे, ये वाला एरिया लोगे पहले, ठीक है, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, है ना, क्योंकि तुम रिवाइज करने जाओगे कुछ दिन बाद तो भूल जाओगे। क्लियर हो गया ये। अब देखो गिनी कोएफिशिएंट निकालोगे किसी भी कंट्री का तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। अब तुम लोग कोई मुझे बताओ जिसकी मैथ्स अच्छी हो, ठीक है, या मैथ्स बैकग्राउंड हो, 1 पे परफेक्ट इक्वलिटी होगा या परफेक्ट इनइक्वलिटी होगा, सोच के बताओ, जल्दीबाजी नहीं है कोई। अगर वैल्यू 1 आ रही है, इसकी जो रेशियो है उसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो परफेक्ट इक्वलिटी है या परफेक्ट इनइक्वलिटी। यही इसी को बोलते हैं विजडम, ठीक है, नॉलेज इंटेलिजेंस है लेकिन विजडम नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, देखो समझो, उसके बाद बताओ, फिर क्या जल्दी है, देखो फिर से पूरा कॉन्सेप्ट देखो, लॉरेंस का रो गिनी कोएफिशिएंट का। अब बताओ अगर 1 आ रहा है गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू, तब ज्यादा इनइक्वलिटी है या 0 पे ज्यादा इनइक्वलिटी है। अभी तो तुम लोग बोल रहे थे 1 पे इक्वलिटी है, 1 पे होगा। कितने लोग बोल रहे हो 1 पे परफेक्ट इक्वलिटी है, बोलो। 1 पे मतलब ये रेशियो निकालोगे, अगर 1 आ गया तो परफेक्ट इक्वलिटी है। और कितने लोग हो 1 वाले, बोलो। तुम लोग देखो ना, मेरा फेस मत देखो, तुम लोग खुद समझ के बताओ, मैंने बता दिया ना। अब तुम लोग विजडम लगाओ अपना, नॉलेज इंटेलिजेंस तो हो गया, अब विजडम की बारी तुम्हारी है। ज्यादा सोचना पड़ रहा है ना, मेरी क्लास में ऐसे ही होता है यार, मतलब मैं बताता हूँ लेकिन पहले तुम लोग का माइंड एक्टिवेट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि बताऊंगा नहीं, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड बिकम अ थिंकिंग क्रिएचर, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग ओनली, सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन, बट मैंने इनफ इंफॉर्मेशन दे दिया है जिससे तुम ये बता सकते हो कि व्हेन गिनी कोएफिशिएंट, अच्छा गिनी कोएफिशिएंट 1 कब आएगा बताओ। दोनों एरिया बराबर हो जाएगा ना, मतलब जिस कंट्री का निकाल रहे हो वो यहां तक आएगा, तो वो तो वैसे भी वहां इनइक्वलिटी है यार, जितना दूर जाओगे वैसे इनइक्वलिटी आ जाएगी। नहीं भी कैलकुलेट करते, कॉमन सेंस लगाओ। ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं किसी कंट्री का, तो अब किसी कंट्री का निकाल रहे हो तो ये पूरा एरिया आ रहा है, ये मतलब पूरा है, मतलब इस वाली लाइन से कितना दूर है, बहुत दूर है, तो इनइक्वलिटी है भाई। ये पूरा एरिया लोगे नीचे, वो फार्मूला है, और जिस कंट्री का निकाल रहे हो मान लो वहां पे 1 कब आएगा, जब उसका भी यही होगा, तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है। 1 का मतलब है कि ऑल द वेल्थ ऑफ दैट कंट्री इज विद 1 पर्सन ओनली, लिख लो। इफ गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू इज 1, इट मीन्स परफेक्ट इनइक्वलिटी, परफेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है, मीन्स 1 पर्सन हैविंग 100% इनकम ऑफ दैट कंट्री,
वन पर्सन हैविंग 100% इनकम ऑफ दैट कंट्री। देखो यहाँ पे 100 आएगा ना, है ना, ऊपर सबसे, और यहाँ पे 1 होगा, ठीक। अब ये पूरा एरिया जब कवर करेगा, ये कंट्री यहाँ पे 100% इनकम है, लेकिन वो 1 के पास है, तो कहाँ ग्राफ ड्रा होगा? यहीं तो ड्रा होगा, हाँ, तभी तो ये वाला पूरा एरिया आएगा। तो मतलब 1% के पास कितना है? पूरा 100% वेल्थ उसी के पास है। कई तरह से, जिस तरह से तुम्हें समझना है समझ लो, मैंने हर एंगल से बता दिया है। ये ड्रा करके समझना है, ग्राफ ड्रा करके समझना है, ठीक है, इससे दूर जाके समझना है, जो भी तरीका तुम्हें सही लगे, ठीक है। कितने लोगों ऑनेस्टली बताओ अभी भी नहीं समझ आ रहा है? तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है, उस पर काम करो, नहीं तो सी सेट में फेल हो जाओगे, अगर तुम बेसिक ग्राफ नहीं समझ पा रहे हो तो। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है बताओ ना, फिर मैं उसी हिसाब से सी सेट वाले सर को बोल दूंगा, ये ग्राफ समझा देंगे। सबको समझ आ गया है? इतना अच्छा मैं समझाता हूँ? चलो, तुम लोग अच्छा समझते भी हो, इंटेलिजेंट हो ना। अब आ जाते हैं हम लोग, गिनी कोफिशिएंट लिख लिया। अच्छा, एक चीज है इसमें, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0.5 या उसके ऊपर, ठीक है, सॉरी 0.5 या उसके नीचे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी इनइक्वलिटी जो है वो इनएविटेबल है। बट अगर वो उससे ज्यादा जा रही है, 0.5 से ज्यादा जा रही है, मतलब क्या हुआ? इनइक्वलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अभी भी तो नहीं कंफ्यूज हो? ठीक है, तो ये चीज लिख लो वहां नोट के फॉर्म में, ठीक है। एज लॉन्ग एज गिनी कोफिशिएंट इज बिलो 0.5, गिनी कोफिशिएंट इज बिलो 0.5, inequality is not a concern, inequality is not a concern. But if Gini coefficient is equal or greater than 0.5, Gini coefficient is equal or greater than 0.5, it is a worrying and serious inequality. It is a worrying and serious inequality. हो गया ये? हाँ, अब मैं इसको रब कर देता हूं। सबने बना लिया ना अपनी कॉपी में? किसी का छूटा तो नहीं? नहीं, चलो। ये देखो, ये चीजें जब है ना, जैसे तुम लोगों को लगता है कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो ये जीएस थर्ड में सिर्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जीएस वन में भी तुम यूज कर सकते हो। सोसाइटी में जब तुम यूज करोगे तो अर्बनाइजेशन की मान लो प्रॉब्लम लिख रहे हो, तो अर्बन एरिया में भी इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, रूरल एरिया में तो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास एक जैसी कंडीशन रहती है, लेकिन अर्बन एरिया में इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग लश ग्रीन बेंगलो में रहते हैं, कुछ लोग स्लम में रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें जीएस वन में आंसर लिखना है, कल वाला आंसर किसी ने लिखा है? हाँ, बस एक लड़का, सिर्फ 2-3 लोगों को सिलेक्ट होना है। कितने लोग लिखे? हाथ ऊपर करो। अरे ऐसे क्यों करते हो तुम लोग यार, मतलब ऐसे करो ना। हाँ, कितने लोग? एक, अरे किए रहो बेटा, इतना दम चलो, गिनने तो दो। एक, दो, बस, तीन, चार, 4 लोग। तुमने भी लिखा है तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे? आधा लिखे हो इसलिए आधा ऊपर उठाए हो। चलो ठीक है, चलो मैं इसको रब करता हूँ। हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, अभी अगर तुम लोग पूरा नहीं लिख पाते हो तो कम से कम जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसमें तो लिख सकते हो, उसमें नहीं कोई वो। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो तो ज्यादा नहीं लिख पाओगे, बट जो टॉपिक फिनिश हो गया उस पर तो लिख ही सकते हो ना। और जब लिखने लगोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अचानक से तो ऐसा होगा नहीं ना कि तुम 4000 वर्ड 3 घंटे में लिखना सीख जाओगे। जैसे तुम लोग को याद होगा ना, स्कूल में जो ड्राइंग का वो चलता था पीरियड, तो पहले क्या करते थे? स्क्वायर, ट्रायंगल, बॉक्स, ये सब बनाना सिखाते थे। फिर उसके बाद एप्पल, ऑरेंज, फिर हाउस। पहले दिन से थोड़ी बोले थे अच्छा चलो जाओ ठीक है होम बना के लेके आओ, नहीं बनाते थे ना,
ठीक है। वो पहले स्केल यूज करना सिखाते थे, स्ट्रेट लाइन खींचो बिल्कुल, उसके लिए पीटते थे गुरुजी। थोड़ा सा मतलब स्केल से भी टेढ़ा कर सकते हो उस टाइम पे, सोचो है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हाथ कांपते हैं ना, तो वही कंडीशन अभी भी होगी। अभी लिखोगे तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, लेकिन पहले देखो पढ़ो फिर लिखो, फिर देखो पढ़ो फिर लिखो। दैट्स हाउ यू विल लर्न, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, या तो तुम स्कूल टाइम से ही ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हो, वो अलग बात है, लेकिन स्कूल वाला इससे अलग है, यहाँ वाला इससे अलग है। वहाँ माई काउ माई फ्रेंड दोनों एक साथ मिला के लिख सकते हो ना। जैसे माई काउ पे रख लिया कि काउ हैज 4 legs, तो माई फ्रेंड हैज 4 legs। हाँ, ठीक है, एक इससे रट के जाते थे, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चे ऐसा करते थे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करने के लिए सबसे पहले मेथड जो है वो है पॉवर्टी लाइन। ये हम लोग अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे आ गए, रिलेटिव वाला फिनिश हो गया। ठीक है, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है, देखो पहले समझ लो, फिर अभी सिर्फ समझ लो। जैसे एक लाइन होगी ऐसे, वो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लाइन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लाइन। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया पॉवर्टी लाइन। ये अभी हम बता नहीं रहे कि कितना, क्योंकि अभी कई कमेटीज बनेंगी तो सबने अलग अलग बताया, बट ये एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर जिसका कंजम्पशन है वो क्या हो गया, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और इस लाइन से नीचे जिसका कंजम्पशन होगा वो हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक मेथड तो ये है कि आप एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताइए कि ये इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, above this if person is spending then he is above poverty line, and below this if a person is spending then it is below poverty line। ठीक है, अब सपोज कि दिस लाइन इज 1000 rupees, so if a person is spending 999 rupee he is poor, but if a person is spending 1001 rupee he is above poverty, he is not poor। तो ये इस लाइन का लिमिटेशन, और अभी ये पॉवर्टी लाइन के और भी लिमिटेशन है, इसलिए हम अदर मेथड्स ऑफ पॉवर्टी में भी जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड इनकम, ठीक है, या एक्सपेंडिचर ऑन फूड स्टफ, इन सब चीज़ों पे लिमिटेड है। और पॉवर्टी सिर्फ यही थोड़ी है कि आपकी अर्निंग कितनी है, पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशन है ना। ठीक, ये सिर्फ इतना इनकम से रिलेटेड नहीं है पॉवर्टी। जैसे कई लोगों को लगता है कि जिनके पास पैसा है वो पुअर नहीं है, ठीक है, तो एक लर्निंग पॉवर्टी भी होती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता है, तो डोंट यू थिंक दे आर पुअर? लर्निंग पॉवर्टी भी तो होती है ना। फिर इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया अगर वीमेन कितना भी पैसा कमा लें, ठीक है, लेकिन अपने मायके जाने के लिए हस्बैंड से पूछना पड़ता है। देखो, एक होता है आस्किंग, एक होता है इन्फॉर्मिंग, दोनों में डिफरेंस होता है ना, है कि नहीं? आस्किंग में क्या है कि अजी सुनते हो मैं जाऊं, यू नीड टू टेक परमिशन, इफ ही विल अलाउ यू देन ओनली देन यू कैन गो। और इन्फॉर्मेशन में क्या है कि मैं जा रही हूं, आज खाना खुद बना के खा लेना। तो इंडियन वीमेन, मतलब रेयर केसेस में, एलिट क्लास वीमेन छोड़ दो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन वीमेन अर्निंग है, they are earning good money, they are driving car, they are doing shopping for themselves, but still they are not empowered, they are not take decision। that is called capability approach of poverty। अमर्त्य सेन नाम सुना है? उन्होंने ये मॉडल दिया है, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है। he gave this model of capability approach, he said that कि even if women are earning, नॉट ओनली वीमेन, ठीक है, जैसे अभी आप कितने भी रिच हो जाओ, इन केस ऑफ इंडिया देर आर फ्यू रीजन्स वेर इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, ठीक है, यू कैन नॉट इवन राइड ऑन ए हॉर्स ऑन योर वेडिंग डे ऑल्सो, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। यू आर नॉट फ्री टू टेक योर डिसीजन, दैट इज ऑल्सो ए पॉवर्टी।
You are not getting a good quality of education, that is also a poverty, है ना? You are earning handsome amount of salary, but you are not getting access to health care. If you are residing in the remote area, rural area of the country, that is also a poverty. No matter how much is your income, isn't it? So this poverty line methods have many flaws in it. That's why now we are moving from this poverty line method to globally to multidimensional poverty, to include all other factors of poverty, ठीक है, in defining the poverty. But in case of India, we are still stuck with this kind of poverty line methods. Even recent committee who had the opportunity to come out this mindset of poverty line and involve the multidimensional poverty missed that opportunity. लास्ट जो कमेटी बैठी उसने भी बस ये वाला दिया, पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. बट पॉवर्टी इज नॉट ओनली a line, a income, it has multi-dimensional form. Clear? समझ में आ गया ये? तो पॉवर्टी लाइन मेथड जो है वो अभी हम लोग देखेंगे कि इस पे कौन कौन सी कमेटी बनी, कैसे हुआ. बट दैट इस मेथड में कुछ फ्लॉज है तो हम लोग अदर मेथड्स भी देखेंगे. तो पहले पॉवर्टी लाइन क्या होता है वो लिख लो, ठीक है? समझ में आ गया? ये बना लो ऐसे, फिर लिख लो. पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बना लेना बेटा फॉर एग्जांपल करके. पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीडेड बाय हाउस होल्ड to fulfill basic minimum requirement in terms of nutrition, basic minimum requirement in terms of nutrition, clothing, shelter, education and health, etc. Nutrition, clothing, shelter, education and health, etc. for its family member. Clear? हेड काउंट रेशियो, देखो एग्जाम में सिंपली यही पूछ लेगा, बहुत ज्यादा. अगर तुम लोग पेपर लिए, सब लोग नहीं ले लो. अच्छा, तुम लोग का टेस्ट हुआ है कोई इकोनॉमी का? अभी नहीं हुआ. चलो शायद नेक्स्ट सैटरडे को तुम लोग का टेस्ट होगा इकोनॉमी का. तो हमने जितना पढ़ाया है पहले भी और अभी, उन्हीं में से रहेगा पेपर, तुम लोग पढ़ लेना. देखो हेड काउंट रेशियो होता है. हेड काउंट रेशियो सिंपली ये पूछ लेता है कि हेड काउंट रेशियो वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, बस इतना ही. कभी कभी यूपीएससी वाले मतलब हम लोग को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, मतलब एकदम बोलता है ना बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, अंदर क्या है वो नहीं, बस ये टर्म न्यूज में था, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये साल भर में तुम्हें कई बार मिलेगा हेड काउंट रेशियो, ठीक है? तो पूछेंगे कि ये न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, बस इतना ही. लेकिन मान लो आगे भी बढ़ गए तो हम लोग को पता होना चाहिए ना. तो ये पॉवर्टी से रिलेटेड है, पुअर को काउंट करते हैं, मतलब कितना पुअर जो है. हेड काउंट रेशियो मतलब क्या है कि पुअर का हेड काउंट कर लो कि कितने लोग पुअर है. तो इसका होता है नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड. नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड इंटू 100. तो यहां से जो निकल के आएगा उससे हमें पता चल जाएगा ना कि कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में है हेड काउंट रेशियो से. भाई नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड. अच्छा, तुम लोग एचएच मत लिखा करो, ये मेरा मतलब इस तरह से ही मैं पढ़ाता हूँ, तो तुम लोग हाउस होल्ड लिखा करो. बाद में पता चला एक हफ्ते बाद रिवाइज करोगे तो एचएच क्या है ढूंढोगे बैठ के.
इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं इसलिए इस तरह से लिखता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे एक्टिवली रहते हैं, सुनते भी हो किसी ने बस जो बोर्ड पे लिख दिया वो लिख लिए, बाकी घर चले गए। ठीक है, तो इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता। एच एच लिखोगे तो 10 दिन बाद जब पढ़ने बैठोगे तो एच एच ढूंढोगे है क्या। तो हाउस होल्ड है, नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, वो जो लाइन है उसके नीचे कितने हाउस होल्ड हैं, एंड देन नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड, तो यहां से परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसकी प्रॉब्लम बता दी कि क्या होता है। ठीक है, क्या बताया ना प्रॉब्लम, कि अगर कोई 1 रुपये ज्यादा कमा रहा है तो ऊपर आ गया, 1 रुपये ज्यादा कमा रहा है तो नीचे आ गया। तो बोलो तो लिखवा दे, नहीं तो फिर आगे बढ़। हाँ लिखवा दें, लिख लो। ठीक है हर चीज तुम लोग लिखवा दीजिए, चलो लिख लो। लिखो, पॉवर्टी लाइन इज ए क्रूड मेजर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन इज अ क्रूड मेजर ऑफ पॉवर्टी। एग्जाम्पल, if A is earning 1000 rupee, if household A earning 1000 rupee per person per month above APL, household A is earning 1000 rupee per person per month is APL, and if is APL, ऐसे चौंके हो तुम, ऐसा लग रहा है कि अचानक से। हाँ, आईपीएल याद आ रहा था, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग। हाँ, इज एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एंड हाउस होल्ड बी इज अर्निंग 999, हाउस होल्ड बी इज अर्निंग 999, देन इट इज बीपीएल। ठीक है, अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग मत कर लेना, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ भाई। 1000, हाँ अच्छा, कौन सा हाउस होल्ड अच्छी कंडीशन में होगा, ए या बी? नहीं नहीं, कंपेरेटिवली। सोचो, तुम लोग को पॉलिसी बनाना है बेटा आगे चल के ये सब सीखोगे नहीं तो पॉलिसीज कैसे बनाओगे हो सकता है तुम लोग में से कि कोई बुढ़ापे में नीति आयोग का चेयरमैन बन जाए, वाइस चेयरमैन, तो हम पढ़ाएंगे फिर तुम्हारे बच्चों को। ठीक है, जैसे किसी, क्या नाम है किसी का, नाम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जैसे आकाश कमेटी, इसका नया रिकमेंडेशन आएगा तो हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे फिर वही चीज़। तो मेहनत से पढ़ो भाई, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे तब तक। हाँ बोलो, कौन सा हाउस होल्ड? हाँ ये देखो, इसने दिमाग लगाया। अच्छा, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो बी इज मच बेटर, इन मच बेटर कंडीशन। ये प्रॉब्लम है, लिख लो इसको। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया इसने। ठीक है, यही मैं जानना चाहता था। बी तो, बी देखो 1 रुपये कम कमा रहा है लेकिन गवर्नमेंट की सारी स्कीम के फायदे उठा रहा है जो पॉवर्टी के रिलेटेड है, और ए 1 रुपये ज्यादा कमा रहा है और बेचारा किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं कमा पा रहा है। तो इट इज अ क्रूड मेजर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्लियर, लिख लिया सबने? अब दूसरा पॉइंट इसमें जो लिमिटेशंस है, जैसे पॉवर्टी लाइन और हेड काउंट रेशियो है, इट इज टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन एंड हेड काउंट रेशियो टॉकिंग अबाउट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। लिख लो, टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। नहीं समझ पा रहा हूं, चलो हम समझाते हैं। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी।
ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। चलो ए कितना है 990, बी कितना है 870, सी कितना है 650, है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ए बी सी आर पुअर, ठीक है। अब विच हाउस होल्ड इज मच पुअर, ये तुम्हें दिख रहा है ना, लेकिन जो फायदा ए को मिल रहा होगा वही बी को, वही सी को, जबकि सी को नीड ज्यादा है। हो सकता है कोई हाउस होल्ड 100 वाला हो, ठीक है, बट बेनिफिट सबको सेम मिलेगा। तो इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। तो ऐसे बना लो यहां पे, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी नहीं बता पा रहे ना भाई, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, इसके नीचे जो है सब इक्वल हो गए, सबको वही बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग पॉवर्टी गैप भी बोलते हैं। पॉवर्टी गैप लिख लो अगर लिखना हो कि पॉवर्टी गैप क्या होता है। इतना हम सब कुछ बता दिए ना कि तुम लोग पॉलिसी भी बना लोगे अब अगर सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। लेकिन उसको एक्सिक्यूट कर पाओगे कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉवर्टी गैप मतलब क्या होगा कि कितना रिसोर्सेज आपको चाहिए सी को उठा के इसके ऊपर लाने में, या बी को उठा के इसके ऊपर लाने में, ए को उठा के इसके ऊपर लाने में, उसी को हम लोग पॉवर्टी गैप बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको, पॉवर्टी गैप रिफर्स टू द पर कैपिटा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड। क्या हुआ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट लेके आएगी उसको ऊपर, नहीं तो WHO में, वर्ल्ड बैंक में, इन सब में दिखाओगे कैसे तुम काम क्या कर रहे हो। और विच गवर्नमेंट डोंट वांट टू शो दैट कि पॉवर्टी लाइन हमारी डिक्लाइन हो रही है ना। हर गवर्नमेंट यही चाहेगी, और एज ए सोसाइटी हम लोग को इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, तो हम खुद चाहेंगे कि वो लोग उठ के ऊपर आ जाए, ठीक है। वो नहीं चाहेगा, उसको पॉवर्टी ट्रैप बोलते हैं वो भी लिख सकते हो। इंडिया चाह रही है हम डेवलपिंग रहे, अरे ऐसा मत बोलना बेटा कभी यार, इंडिया चाह नहीं रही हम डेवलपिंग रहे, इंडिया अभी डेवलपिंग है, ठीक है। तो वो चाहती है कि डेवलपिंग वाले जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिले, और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो डेवलपिंग कैसे है, डेवलपिंग का बेनिफिट क्यों ले रहा है। वो हम लोग WTO में पढ़ेंगे वो सब, ठीक है, क्योंकि WTO में आप डेवलपिंग कंट्रीज में हो तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, और डेवलप्ड को नहीं मिलते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो चाइना और इंडिया दोनों डेवलपिंग में हैं, तो उनसे डरते हैं कि इनको यार एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, अरे यार तुम चाइना के बारे में जानते क्या हो, चाइना में इंडिया जैसे स्लम सभी भी हैं। चाइना में एक सेक्शन टक्कर दे रहा है वो अलग चीज है, अब हम भी तो टक्कर दे रहे हैं, नहीं टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो 107 है। इनकम, फिर वही बात बोल रहे हो, अभी इतने देर से समझा रहे हैं बेटा कि इनकम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब तो GDP जो तुम ग्रो कर रहे हो उसका फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तब आप डेवलप्ड में आओगे ना। भाई इंडिया में कम है क्या GDP? हाँ, तब लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के कंपेरिजन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं तुमको कि सिर्फ इनकम से नहीं मतलब है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, उससे भी मतलब होता है। तो ये लिख लो, पॉवर्टी गैप रिफर्स टू द per capita of resources needed, per capita of resources needed to bring the poor person, to bring the poor person on the poverty line, to bring the poor person on the poverty line. नेक्स्ट आओ,
पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। देखो सबसे पहले तो यही मेथड आ जाएगा ना कि ये पॉवर्टी लाइन जो ड्रा की है उसको डिफाइन कैसे करो। तो उसके लिए जब पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसने कई सारी कमेटीज बैठाई थी। अच्छा उसके पहले भी है पॉवर्टी एस्टिमेशन का, जैसे दादा भाई नेहरू ने भी किया था, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कमेटी बिठाई थी, फिर बॉम्बे प्लान, तो उन सब ने भी दिया था। तो वो सब तुम हिस्ट्री में पढ़ लोगे, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो हिस्ट्री वाले सर जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तुम्हें तो वो सब बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जिसे प्लानिंग कमेटी ने पहली कमेटी जो बिठाई थी पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए, उसका नाम लिख लो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, पहले हम लोग अभी ये देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, क्योंकि पॉवर्टी मेजर करने के लिए कई चीजें रिक्वायर्ड होंगी। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, फिर हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और कमेटी भी देखते जाएं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने कमेटी बिठाई थी, उसका नाम था डांडेकर एंड रथ कमेटी। ये कमेटी थी सबसे पहले प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। तीसरे जैसे एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है आप तो लिख लो, ठीक है। 1971, 19, ठीक है। और कभी कभी ये क्या करते हैं ना, ये सारी कमेटीज को दे देंगे, फिर बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो दैट्स वाई, देखो तुम कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना तो खुद क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लोगे, ठीक है, कि किस कमेटी ने कैसे कैसे क्या क्या बोला है, तब तुम्हें ईयर नहीं याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको शौक रहता है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर करने का और नेसेसरी बाहर छोड़ने का। तो वो बेचारे क्या करते हैं, ऐसे ईयर में उलझे रहते हैं और फिर जब मेंस में जाते हैं तो लटक जाते हैं। क्योंकि मेंस में आ जाएगा कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन के लिए कौन कौन सी कमेटियां एक्सप्लेन करिए, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या फ्लॉज हैं। तो तुम बैठे रहोगे ईयर लिख लिख के। यही यही सब गलतियां होती हैं बच्चों से। मतलब हम लोग भी ऐसे गलतियां शुरू में करते थे, बट धीरे धीरे सीख गए। आई होप कि तुम लोग वो गलतियां नहीं रिपीट करो। तो अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे पीसीएस का भी मैंने एग्जाम दिया था 18 तक, तो उस टाइम पे भी मैं यही देखता था कि बच्चे वहाँ प्रीलिम्स के पहले बाहर रट रहे होते थे, इस कमेटी में ये ईयर है, ये ईयर है, ये ईयर, ठीक है। और पीसीएस पहले उस तरह के क्वेश्चन पूछता भी था। अब पीसीएस में भी ईयर वाले क्वेश्चन थोड़ा कम हुए, थोड़ा क्या बहुत कम हो गए। अब वो 4 कमेटी देंगे, बोलेंगे क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो तुम्हें ईयर नहीं भी याद है और इनके रिकमेंडेशन याद हैं तो उसी हिसाब से भी कर लोगे, ठीक है, एग्जाम में। हाँ, तो रिकमेंडेशंस या इन्होंने बोला क्या है वो याद करो, ठीक है। तो इन्होंने जो डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन, वो कैलोरी बेस्ड था, कि कौन सा हाउस होल्ड कितने कैलोरी कंज्यूम करता है। अभी देखो ऐसे धीरे धीरे हम लोग एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती जाएंगी। इसके बाद ये कमेटी आई तो उसने ये किया, इसके बाद एक कमेटी आई तो उसने ये किया। तो तुम्हें अगर ये सीरीज याद रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो लिखो, इट डिफाइंड कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज न्यूट्रिशन ओनली, ओनली न्यूट्रिशन, ओनली न्यूट्रिशन, ठीक है। और 2250 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे। इन्होंने बताया कि अगर इतना किसी पर्सन का कैलोरी कंजम्पशन है, 2250 किलो कैलोरी कंजम्पशन पर पर्सन पर डे है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एबव पॉवर्टी लाइन है, इससे या इसके ऊपर, और इससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये हो गया इस कमेटी का। और इन्होंने, हाँ दोनों सेम था, अभी यही तो देखना है, दोनों इन्होंने सेम कर दिया था, फॉर अर्बन एंड फॉर रूरल। लिख लो इसको, ठीक है। इतने रिकमेंडेशन से याद रहेंगे कि कैलोरी बेस्ड है, मतलब ओनली इनकम, ओनली न्यूट्रिशन बेस्ड,
और कितना है 2250 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे। अब इन्होंने 1971 में ये चीज बताई थी और अर्बन और रूरल दोनों के लिए सेम कर दिया था। ठीक है, अब अर्बन रूरल दोनों जगह कैलोरी कंजम्पशन अलग होता है ना। रूरल एरिया में ऑब्वियस सी बात है लोग लेबरर्स हैं, ठीक है, तो उनका कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा होगा। और अर्बन एरिया में थोड़ा लोग मेंटल वर्क भी करते हैं, ठीक है, तो उनका कैलोरी कंजम्पशन कम होगा, है ना। तो अगली जो कमेटी बनी थी वो थी वाई के अलग कमेटी 1979। एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। वाई के अलग, क्या अभी आगे आते हैं ना डेटा पे, हम लोग क्यों परेशान होते हो, अभी बता रहे हैं कैसे पता किया गया होगा। अभी इसके बाद डेटा पे ही आएंगे, ठीक है। हाँ, वाई के अलग कमेटी, ईयर 1979। 1979 इन्होंने क्या किया, वही जो उसकी शॉर्टकमिंग थी, रूरल एरिया और अर्बन एरिया का कंजम्पशन अलग अलग बता दिया। तो लिख लो, रूरल एरिया में इन्होंने बताया 2400 किलो कैलोरी और अर्बन एरिया में 2100 किलो कैलोरी। हाँ, ये भी ओनली न्यूट्रिशन बेस्ड, ठीक है, यही इनकी भी शॉर्ट कमी थी। रूरल में 2400, अर्बन में 2100। क्लियर। इनका भी ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन, ओनली न्यूट्रिशन बेस्ड, इन्होंने भी और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर इसके बाद एक कमेटी आई 1993 में, लकड़वाला। लकड़वाला 1993, ठीक है। लकड़वाला कमेटी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया जो है, इन्फ्लेशन अलग अलग रहता है। जैसे तुम अभी यहीं लखनऊ में ही देख लो, ठीक है, लखनऊ में तुम जाओगे तो जो चीज़ अमीनाबाद मार्केट में 100 की मिलती है, वो भूतनाथ मार्केट में अपने आप 150 की हो जाती है ना। अरे शॉपिंग वॉपिंग तो तुम लोग करते होगे ना, पढ़ोगे नहीं तो शॉपिंग तो कर लो कम से कम। पढ़ो भी यार, पढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे शॉपिंग कैसे करोगे, ठीक है। पैसा दिल खोज के खर्च किया करो, उससे पता चलता है कि तुम्हें कमाना कितना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखा करो कि तुम्हें कमाना भी इतना ही नहीं कि सिर्फ पापा के पैसे उड़ा रहे हो। बोलो सर ने बोला था दिल खोल के खर्च करो, तो दिल खोल के खर्च किए जा रहे हो, कमाना कितना है वो सोच ही नहीं रहे हो। दिल खोल के खर्च करने का मतलब ये है कि तुम्हें ये माइंड में कंसिस्टेंटली रिमाइंड होना चाहिए कि हाँ अभी पापा 10 दे रहे हैं तो मुझे 15 कमाना है, क्योंकि 5 पापा को भी तो देना पड़ेगा बुढ़ापे में, हाँ। तो उस हिसाब से देख लो। फिर तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, जैसे पापा तुम्हें दे रहे हैं, तुम अपने बच्चों को दो। फिर तुम्हारे हस्बैंड वाइफ होंगे, उनको भी देना पड़ेगा। फिर उनके रिलेशन में कहीं जाओगे शादी वादी में, उनको भी देना पड़ेगा। और शादियां हिंदुस्तान में जानते हो, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होती हैं। हाँ, अभी चल भी रहा है। तो ये सब तुम लोग आगे आने वाली जनरेशन में संभालोगे ये सब चीज़ें, है ना। तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, ठीक, तो कमाओ खूब पैसे। तो इन्होंने क्या बोला ना, लकड़ वाला कमेटी ने, इन्होंने बोला कि ठीक है, न्यूट्रिशन भी ठीक है, कैलोरी कंजम्पशन भी ठीक है, हाँ। हाँ, न्यूट्रिशन बेस भी था और भी चीज। इन्होंने ये बोला कि आपको इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में तुम जाओगे, जैसे अभी यहीं पे देख लो, गांव में तुम देखोगे तो वहां पे जो पहले माली वगैरह लोग होते थे, पूरे गांव में सब्जियां देते थे। अभी भी वो लोग सब्जियां ग्रो करते हैं, तो गांव में सब्जियां थोड़ा सस्ती मिलती हैं। मतलब जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे अब तुम गांव में ब्रोकली ढूंढो, ठीक है, ठीक है, और रेड बेल पेपर ढूंढो, ठीक है, येलो बेल पेपर ढूंढो, तो वो सब तो और महंगा मिलेगा। ठीक है। बाकी जो नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं वो गांव में जनरली सस्ते मिलते हैं, जो वहीं पे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर स्टेट का, हर रीजन का अपना अलग अलग इन्फ्लेशन रहता है ना। पेट्रोल का ही देख लो यार, दिल्ली में अलग प्राइस है और यहाँ पे लखनऊ में अलग प्राइस है। हाँ, रूम का रेंट देख लो, ठीक है।
रूम का रेंट तुम गोमती नगर में लोगे तो अलग रहेगा, ठीक है, सीतापुर रोड पे लोगे तो अलग रहेगा, है ना, समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला लकड़वाला कमेटी ने कि ठीक है आप ये जो पॉवर्टी लाइन है उसको बनाइए, लेकिन ये स्टेट लेवल पे बनाइए, कि हर स्टेट की अपनी अपनी इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें, ठीक है, उसके हिसाब से बनाइए। तो ये चीज लिख लो, लकड़वाला कमेटी सेज आइडियली वी शुड हैव स्टेट लेवल पॉवर्टी लाइन, आइडियली वी शुड हैव स्टेट लेवल पॉवर्टी लाइन, because inflation is different in different places, inflation is different in different places, and in rural and urban areas, clear, then aggregate these state level poverty lines at national level, then aggregate these state level poverty line at national level, ठीक है, मतलब पहले स्टेट की पॉवर्टी लाइन निकाल लो, फिर उसका एग्रीगेट करके बता दो कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट में बोलूं तो नेक्स्ट पैरा से लिखा करो, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव inflation adjustment in poverty line, it is important to have inflation adjustment in poverty line, क्लियर। फिर इन्होंने बोला कि रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस यूज करोगे, सेम नहीं, ठीक है। रूरल एरिया के लिए इन्होंने बताया सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, और अर्बन एरिया के सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। सीपीआई जानते हो, कितने लोग जानते हो? रूरल एरिया के लिए क्या बोला? सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन एरिया के लिए। इधर आ जाओ बच्चा, तुम बार बार गर्दन उठा रहे हो, ठीक है। सीपीआई कितने लोग सुने हो? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब किसी ने नाम ही नहीं सुना है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, सुने हो? तो ये वही है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरिया के लिए क्या, एग्रीकल्चर लेबर, और अर्बन एरिया के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। मतलब एग्रीकल्चर लेवल का सीपीआई क्या है, एग्रीकल्चर लेबर का रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबर ज्यादा होते हैं। अर्बन एरिया में आओगे तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ज्यादा होते हैं, है ना। अर्बन एरिया में कौन एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में लोग वर्क करते हैं, तो इंडस्ट्रियल वर्कर का सीपीआई, ठीक है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इन्फ्लेशन किसी ने पढ़ाया था पूरा? नहीं, चलो ठीक है, कवर होगा वो टॉपिक भी, ठीक है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई दो वो होते हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, ये इन्फ्लेशन मेजर करते हैं इससे। तो सुनो, इन्होंने बताया था ना कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो, तो कैसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे? तो उन्होंने बताया कि रूरल एरिया के लिए सीपीआई एल और अर्बन एरिया के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। तो अभी बस इतना लिख लो साइड नोट्स के फॉर्म में कि सीपीआई अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर होता है वो सीपीआई से होता है, पहले डब्ल्यूपीआई था, इसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल जो है किससे मेजर करते हैं, तो सीपीआई से मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में बेटा, तो इसको लिख लो याद से। सीपीआई ठीक है, हाँ है वो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में अलग अलग वो होता है कि किसमें किसको कितना वेटेज देते हैं, वो सब है। तो वो सब इन्फ्लेशन टॉपिक जब होगा तब देखेंगे। अभी ऐसे क्या होगा ना, सब मिक्स होता चला जाएगा, बट अभी इतना याद रखो कि इससे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये डेटा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लकड़वाला कमेटी ने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है,
ठीक, अब वो लड़का कोई पूछ रहा था सर पता कैसे चलता है कौन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो अगली चीज हम लोग वही बताने वाले हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाले लेक्चर में थे तुम? ठीक, तो वहां पे कैसे पता चला था एम्प्लॉयमेंट इतना परसेंट है, ये है, ऐसे क्या बताया था मैंने? बोलो। बताया था ना उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट वाले में। देखो मैंने उस टाइम पे बताया था ना कि ये एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 ईयर का डेटा कलेक्ट करती है। अब उसका डेटा कलेक्शन का मेथड भी है, वो भी हम बता रहे हैं तुम्हें। तो बट पहले इतना लिखो, डेटा कलेक्शन कौन करता है? हाँ, यहां से डेटा कलेक्शन होता है। एनएसएसओ, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा फ्रॉम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय एनएसएसओ। ठीक है, ये 5 ईयरली सर्वे करते हैं ये लोग, तो उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा फ्रॉम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय एनएसएसओ। ठीक है, अब इस सर्वे में 3 मेथड है। यूआरपी मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, लिख लो, ऐसे बना लो, यूआरपी मीन्स यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, और थर्ड है मॉडिफाइड एमएमआरपी, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, यूनिफाइड रिकॉल पीरियड। तो इसमें क्या करते हैं, 30 डेज का डेटा पूछते हैं वो लोग जो सर्वे के लिए जाते हैं, फॉर बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम के लिए, कि पिछले 30 डेज में जो सर्वे करने जाते हैं तो उससे पूछते हैं लास्ट 30 डेज में आपने फूड और नॉन फूड पे कितना एक्सपेंडिचर किया है। फूड और नॉन फूड समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे शूज है वो किस में आएगा, फूड में, नॉन फूड में। अब कुछ लोग ये मत बोलना सर हम लोग जूता भी खाते हैं मम्मी का, वो नॉन फूड है बेटा। ठीक है, वो प्यार है मम्मी का। ठीक है, अब देखो फूड का तो 30 डेज का ठीक है क्योंकि रेगुलर कंजम्पशन है, इट्स ओके। ठीक है, नॉन फूड का तुम 30 डेज में हो सकता है उसने एक भी जूता ना खरीदा हो। हाँ हाँ, हो सकता है नॉन फूड में, हो सकता है जिस दिन तुमने पूछा लास्ट 30 डेज में तुमने जूता खरीदा, बोलेगा नहीं। तुमने उससे पूछा पेन खरीदा, वो बोलेगा नहीं। तो नॉन फूड का तो, फूड आइटम का तो समझ में आता है भाई, मिल्क आदमी रोज कंज्यूम करता है तो करेगा, टी कंज्यूम करता है, राइस कंज्यूम करता है, व्हीट कंज्यूम करता है, तो इट्स ओके, फूड आइटम के लिए इट्स ओके। बट नॉन फूड के लिए दोनों मिक्स कर दियो तो इट्स नॉट ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी है और यहाँ पे इरेगुलर। अब इसी को यहाँ पे एड्रेस किया गया, समझ में आई है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? नहीं समझ पा रहा हूँ? हाँ, जूते वाली बात को सीरियसली ले लियो क्या? अरे वो मम्मी का प्यार है बेटा, खा लिया करो एक आध बार। ठीक है, और कैशिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना। हम्म। अब देखो यहाँ पे क्या था, फूड नॉन फूड दोनों के लिए हो गया था। अब इसी को एड्रेस करने के लिए जब इसमें आए हम लोग मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में, तो फूड के लिए हमने क्या किया, 30 डेज
और नॉन फूड के लिए 365 डेज। उससे पूछ ले, एक साल में पूछा कि एक साल में कितना जूता खरीदे हो, एक साल में कितना पेन खरीदे हो। ठीक है, क्लियर। अब अगला आता है मिक्स्ड। अब इसमें भी प्रॉब्लम है ना, फूड आइटम में प्रॉब्लम है। कई तरह के फूड आइटम होते हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, ये सब होते हैं ना। तो हो सकता है तुमने जब उसको 30 डेज पूछा हो लास्ट वाला, तो उसने दाल एक साल का खरीद कर रख लिया हो, तो 2 महीना पहले खरीदा था, तुमने लास्ट महीने का पूछा तो वो दाल बताया ही नहीं होगा, है ना। देखो ये सब सोचो बेटा, क्योंकि तुम्हें भी आगे चल के इन सब पे काम करना है कि कोई चीज़ कोई बना के दिया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सही करेंगे। प्रॉब्लम है ना भाई। फूड आइटम में कुछ चीज़ें तो आप रेगुलरली यूज़ करोगे, लेकिन अभी भी फूड आइटम में कुछ चीज़ें आप इरेगुलर यूज़ करोगे। जैसे पेरिशेबल आइटम, जैसे मिल्क ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता ही करता है, तो ठीक है। बट राइस हो सकता है वो पिछले 3 महीने में राइस यूज़ ही ना किया हो, है ना। हाँ, वो 3 महीने का एक साथ ले लिया हो, तो तुमने लास्ट 30 डेज का पूछा उससे, तो राइस गिना ही नहीं रहा है। सभी तभी ले लिया हो, एक साल का लेके रख लिया हो। तो इसको मिक्स किया गया इसमें, यहाँ पे मिक्स मॉडिफाइड रिकॉल पीरियड। इसमें क्या किया गया लिख लो, ठीक है। फॉर सर्टेन फूड आइटम 7 डेज रिकॉल पीरियड, 7 डेज रिकॉल पीरियड फॉर सर्टेन फूड आइटम, ठीक है। लाइक पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे दूध है, दही है, ठीक है, मिल्क, कर्ड, बटर, ठीक है। हाँ हाँ, वेजिटेबल्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये इन सब के लिए क्या किया गया, 7 डेज रिकॉल पीरियड, कि लास्ट 7 डेज में तुमने मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है, स्पाइसेस, ब्रेड, ये सब कितना कंज्यूम किया, ठीक है। बाकी अदर फूड आइटम के लिए वही पुराना वाला 30 डेज। तो ये पेरिशेबल के लिए हो गया, क्लियर। और 30 डेज किसके लिए है, 30 डेज रिकॉल पीरियड किसके लिए है, अदर, अदर फूड, ठीक है। और फिर 365 किसके लिए है, हाँ, नॉन फूड के लिए। समझ में आ गया ये यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी। हाँ, तो ये इधर वाले जो डेटा थे, ये वाले, ये अभी तक की कमेटीज ने यूज किया, ये तेंदुलकर कमेटी के बाद हुआ है। अभी हम तेंदुलकर कमेटी देखें, क्या हुआ 365 में, नहीं नॉन फूड आइटम है, फूड आइटम के लिए 30 डेज है, और जो पेरिशेबल वाला है उसके लिए 7 डेज है। हाँ ठीक है, वो 30 डेज का ही लिया है इन्होंने। अभी मैं बोला ना कि अभी भी परफेक्ट एक पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो तुम्हारा दिमाग कुछ काम करेगा तो जाके बताना, ठीक है, नीति आयोग में, कि हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं कुछ सोच के, ठीक है। या इंटरव्यू में भी तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई और बेटर आइडिया है पॉवर्टी लाइन का तो बताओ। तो तुम अपना पढ़ाई करो अच्छे से, उसके लिए रील्स की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। तेंदुलकर कमेटी के बाद ये चीज अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। अब अगला आ जाओ, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वाला मैंने बता दिया, ठीक है। डेटा कलेक्शन वाला क्लियर हो गया बेटा, कैसे करते हैं। हाँ, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट, ठीक है। चलो अब तेंदुलकर कमेटी पे आ जाओ। तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनी थी। ये मैं रब कर देता हूँ, इसको सबने बना लिया है। हाँ, कोई ऐसा है जिसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 2005। अब देखो तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या कि कौन सी कमेटी कौन सी ईयर में। हाँ, यही मैं समझाता हूँ बेटा, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, क्या किया जाए। खैर सब बच्चे मान भी नहीं सकते क्योंकि सब सेलेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। बट मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएं, है ना।
देखो तेंदुलकर कमेटी किस लिए थी? टू रीडिफाइन द पॉवर्टी लाइन। हो सकता है आगे चलकर तुम लोग के नाम से भी कोई कमेटी बने, मेहनत से पढ़ोगे तो। टू रीडिफाइन द पॉवर्टी लाइन। अब देखो ये 2005 में बनाई क्यों गई थी? तुम लोग याद करो 2005 किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? कांग्रेस की ना? हाँ, यूपीए की। तो उस टाइम पे ये लोग बहुत हंगामा मचाए थे कि इंडिया की गवर्नमेंट में पॉवर्टी बढ़ गई है, ये है वो है ऐसा। तो फिर से मीडिया में बहुत जोर शोर चल रहा था कि अब कांग्रेस आई है तो ये क्या कर रही है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा रुको हम भी कमेटी बनाते हैं। हम पहले भी कमेटी बनाए थे, अभी भी कमेटी बनाएंगे। ठीक है, तो ये कमेटी का खेल चलता रहेगा, क्योंकि ये काम भी है ना भाई। कमेटी बनाओगे नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ ना, है कि नहीं? तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब हो सकता है आगे चल के कुछ चीजें ऐसी आ जाएं कि पॉवर्टी लाइन में कोई ये बोले कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस किसके पास है, वो भी देखेंगे। ठीक है, कितने लोग जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में, कितने लोग नहीं जानते हैं, उसको भी हम पॉवर्टी में लेंगे, है ना? कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो ये एक परफेक्ट पॉवर्टी लाइन जो है वो ऐसा नहीं बन सकता है कि तुम बना दो फिर वो चलेगा अब जब तक यूनिवर्स है। उसमें चेंज लाना पड़ेगा, इसलिए टाइम टाइम पे कमेटी बिठाई जाती है कि भाई अब ये टाइम आ गया, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं? क्लियर? तो तेंदुलकर कमेटी किस लिए बनी थी? टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन। और इसने रिपोर्ट सबमिट किया था 2009 में। टाइमिंग देख रहे हो? हाँ, टाइमिंग नहीं, टाइमिंग देख के समझ नहीं पा रहे तुम लोग, इलेक्शन टाइम था। हाँ। ठीक है, वो खेल समझा करो, खेल समझना भी जरूरी है। चलो, अब हम लोग आते हैं कि इन्होंने रिकमेंडेशन में क्या क्या दिया। ठीक है, इन्होंने पहले रिकमेंडेशन में ये दिया कि एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन होगी अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों के लिए। ठीक है, देयर विल बी मत लिखो, देयर शुड बी यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया इन इंडिया। अलग अलग किसने करवाया था? माँ दांडेकर एंड रथ। वाई के अलग ने अलग करो बोला था कि अलग अलग करो, कैलोरी बेस था। हाँ, इन्होंने क्या बोला देखो, इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इतनी कमेटी हो जाएंगी ना कि तुम, इसीलिए मैंने पूछा कि पीछे तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि बस बाउंस करके चले गए हो। डांडेकर एंड रथ ने क्या बोला था? सेम दे दिया था, कितना 2250 किलो कैलोरी। फिर वाई के अलग आए, उन्होंने बोला कि अलग अलग करो, 2100 अर्बन के लिए, 2400 रूरल के लिए। ठीक है, फिर लकड़ वाला आए, उन्होंने क्या बोला कि भाई स्टेट लेवल पे निकालेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है हमें। ठीक है, हाँ, फिर वो चलता रहा। फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई तो उन्होंने बोला कि हम लोग यूनिफॉर्म लेंगे और कंजम्पशन बास्केट जो है वो सेम रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है ये समझ लो। क्या लिखे हो तुम लोग? हाँ, तो वो सेम कंजम्पशन बास्केट होगा, मतलब अलग अलग नहीं, कंजम्पशन बास्केट सेम होगा। मतलब कि जो जो चीजें सर्वे में पूछी जाएंगी, अर्बन एरिया में भी वही पूछेंगे कि तुमने ये खाया कि नहीं, और रूरल एरिया में भी सेम कंजम्पशन बास्केट। उन्होंने कहा इसकी जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे जो यूनिफॉर्म लिखे हो, देयर शुड बी यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन, तो वो सेम कंजम्पशन बास्केट से रिलेटेड है कि सेम कंजम्पशन बास्केट देंगे रूरल एरिया में भी कि किसने कितना कंज्यूम किया। जैसे अर्बन एरिया में भी पूछ लेंगे कि तुमने ये खाया कि नहीं खाया, वही चीज रूरल एरिया में भी पूछेंगे। तो उन्होंने कहा इससे सेम निकल के आएगा थ्रू आउट द इंडिया और हमें पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिख लो, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, he wanted to solve the problem of significantly outdated consumption basket, significantly outdated consumption basket।
used by the Dandekar and Rath committee. Outdated consumption basket used by the Dandekar and Rath committee. नेक्स्ट आओ, देखो अभी तक सारी कमेटी क्या थी, वो कैलोरी बेस्ड थी या सिर्फ न्यूट्रिशन बेस्ड थी ना। तो इनको बनाया गया तो ये कुछ तो अलग करेंगे, तो पता कैसे चलेगा? देखो सारी कमेटियां एक दूसरे से अलग कर रही है ना कुछ पुराने वाले की जो शॉर्टकमिंग। अब इन्होंने क्या लिया, जो कंजम्पशन बास्केट वो ले रहे थे डांडेकर एंड रथ में, उसमें फ्लॉस था, तो इन्होंने कहा नहीं एक सेम कंजम्पशन बास्केट लेंगे, चेंज किया ना। फिर अभी तक की जो कमेटीज बैठी थी वो क्या था, वो कैलोरी या न्यूट्रिशन पे थी। अब तुम लोग एमएमआरपी याद करो, एमएमआरपी में क्या था, मिक्स वाले में क्या क्या कर रहे थे वहां पे हम लोग? हाँ, फूड आइटम का अलग अलग, हाँ ठीक है, नॉन फूड आइटम का और फिर फूड आइटम में भी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कैलोरी के साथ साथ नॉन फूड आइटम पे भी हमें फोकस करना है कि उसका एक्सेस कितना है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे बताया था, इसको लिख लो। इंडिया शैल मूव बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन, इंडिया शुड मूव बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन based on calorie and include non-food expenditures like education, health, etc. Non-food expenditures like education, health, etc. ठीक है। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात जो है वो इन्होंने भी किया था, जैसे लकड़वाला कमेटी ने भी किया था ना इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात, वो इन्होंने भी किया था, ठीक। हाँ, तो इनके रिकमेंडेशन ये थे, ठीक है, लेकिन इनके रिकमेंडेशन से फिर लोग सेटिस्फाई नहीं थे, और इनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कौन करता? यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग का किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 90s में होगा, तो अगर टीवी वगैरह देखा होगा उस टाइम पे, तो इनके जो रिकमेंडेशंस आए थे उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो एक कमेटी यूपीए गवर्नमेंट ने और बना दी थी कि भाई अच्छा ठीक है, इनका वाला हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और रीजन भी था, इन्होंने जो कंजम्पशन बास्केट बोला था पीछे देखो, उसके लिए नया डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो पहला पहला रिकमेंडेशन, उसके लिए नया डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और नया डेटा कलेक्ट करने में टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इसमें। तो फिर इन्होंने रंगराजन कमेटी बिठाई 2012 में, रंगराजन कमेटी, ठीक है। 2012 से 14 तक था। अब 14 में देखो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी, ठीक है, तो नई गवर्नमेंट थी, तो इसके रिपोर्ट को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया। बट अभी जो पॉवर्टी का डेटा हम लोग एग्जाम में यूज़ करते हैं, वो रंगराजन कमेटी के हिसाब से ही यूज़ करते हैं मेंस के लिए, ठीक है। इनके हिसाब से जो पॉवर्टी इन्होंने बताई थी, वो अभी 29.7% लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वही डेटा हम लोग मेंस में यूज़ करते हैं, जो भी लिखते हैं। हाँ, अब इन्होंने क्या किया, देखो पिछली वाली से लोग हैप्पी नहीं थे, तेंदुलकर वाली कमेटी से, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना भी मुश्किल था, और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अर्बन और रूरल दोनों के लिए यूनिफॉर्म करेंगे। तो लोग हैप्पी नहीं थे, क्योंकि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में पॉवर्टी अलग अलग थी, ठीक है। तो इन्होंने फिर से बोला कि अब हम सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट इनका रिकमेंडेशन था सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। दूसरा, दिस कमेटी गेव मोर कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, मोर कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है।
मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अभी तक देखो क्या था, न्यूट्रिशन, कैलोरी, ठीक है, ये सब चलता था, ठीक है। फिर तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला कि नॉन फूड वाला भी इंक्लूड करो। अब इन्होंने बोला कि फूड और नॉन फूड में भी कई कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। फूड में हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रोटीन ही ना मिल रहा हो, है ना भाई, जो सिर्फ राइस ले रहा होगा, ठीक है, आलू की सब्जी के साथ, रूरल एरिया में उसको कौन सा प्रोटीन मिलेगा, है ना। और नॉन फूड एक्सपेंडिचर में भी सबका अलग अलग एक्सपेंडिचर है, हो सकता है कोई फैटी एसिड ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई किसी को प्रोटीन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम देखो मिड डे मील में भी गवर्नमेंट अब प्रोटीन देने लगी है। तुम लोग को आगे इसी चीज को सोचना है, अभी जब तुम लोग ऑफिसर बन जाओगे तो आगे तुम लोग को भी ये सब काम करना पड़ेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो अभी शुरू क्लास के शुरू में किसी ने पूछा था, सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, तो ये सब चीजें नहीं देख रही है ना, इसके रिपोर्ट को भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया गवर्नमेंट ने। और उसका हाँ, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पैरामीटर है उसमें, ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी है, तो तुम प्रोटीन वगैरह खाओगे, दोगे ही नहीं, ठीक है, फैटी एसिड ये सब नहीं मिलेगा फूड कंजम्पशन में, तो हंगर इंडेक्स में तो रैंक वैसे भी बढ़ेगी, ठीक है। और छोटे बच्चों की डेथ भी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स नहीं है रूरल एरिया में। IMR MMR हमारा कम हुआ है बहुत, ऐसा नहीं है, बट अभी भी ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज से। तो ये सब चीज़ें उसमें डेटा में, हाँ क्या हुआ, हाँ उसमें स्टंटिंग और वेस्टिंग भी है। तुम प्रोटीन नहीं लोगे, स्टंटिंग और वेस्टिंग जानते हो ना, हाँ। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, एज के साथ हाइट नहीं बढ़ती है, और वेस्टिंग मतलब एज के साथ वेट नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन और क्रोनिक मॉल न्यूट्रिशन दोनों कवर हो रहा है ना। तो अभी पिछले 5 साल में तुमने क्या किया है उससे नहीं है ना भाई, जिन लोगों की एज के साथ हाइट नहीं बढ़ी, जिन लोगों का एज के साथ वेट नहीं बढ़ा, उनको तो काउंट करेगी ना। तो इन्होंने फूड में क्या क्या बोला, फूड में बोला कैलोरी, प्रोटीन प्लस फैट कंजम्पशन। फूड में क्लोरीन, सॉरी कैलोरीज, ठीक है, प्रोटीन प्लस फैट कंजम्पशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ICMR, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना। ये डेटा देता है कि कितना आपको फूड में क्या क्या चीजें लेनी है, प्रोटीन कितना लेना है, कैलोरी कितना लेना है, ठीक है। फिर नॉन फूड में देखो तेंदुलकर कमेटी ने जो बताया था उसमें इन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया, तो नॉन फूड में लिखो नॉन फूड इज इक्वल टू तेंदुलकर कमेटी ने जो बोला हेल्थ एजुकेशन, वो तो ठीक है, प्लस कन्वेंस। कन्वेंस जो है, अरे कन्वेंस तुम्हारा खुद के पास गाड़ी है, ठीक है, वो कन्वेंस, ठीक है, प्लस हाउस रेंट एक्सपेंडिचर, प्लस हाउस रेंट एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि अर्बन एरिया में जो पुअर रहते हैं वो जनरली रेंटेड हाउस में ही रहते हैं, ठीक है। और अब जितने भी स्मॉल टाउन बन रहे हैं वहां पे भी जो विलेज से लोग आके रह रहे हैं वो भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि नॉन फूड में आप क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन भी ऐड करोगे, तो वो तो इन्होंने भी माना, ठीक है, रंगराजन कमेटी ने भी। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, कन्वेंस प्लस हाउस रेंट एक्सपेंडिचर भी हम लोग ऐड करेंगे नॉन फूड में। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक है एज कंपेयर टू और कमेटीज के, और उसका रीजन भी है क्योंकि जितना नया कमेटी बनाओगे वो उस हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करेगा। भाई जैसे 1970s में जो कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे इंडिया में अर्बनाइजेशन उतना था ही नहीं, है ना, अर्बनाइजेशन बहुत कम था, तो लोग रूरल एरिया में अपने गांव में घर में झोपड़ी में रहते भी थे। तो उस टाइम पे नीड भी नहीं थी ना कि आप रेंटेड हाउस का एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट करो। लेकिन अब वही जो वहां पे पहले रहते थे वो अब अर्बन एरिया में आ गए हैं, ठीक है, तो वो या तो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो स्लम में रह रहे हैं, स्लम में भी उनको रेंट देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं,
मुंबई वगैरह में जाओगे तो तुम जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे भी रेंट में लोग रहते हैं, यूपी बिहार के लोग, तो उनका भी तो एक्सपेंडिचर देखोगे, तो उनका फूड और नॉन फूड दोनों को करना है, ठीक है। और फिर इन्होंने एमएमआरपी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, एमएमआरपी मतलब मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, क्लियर। एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वाला लकड़वाला के बाद सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। अब तुम लोग देखो, इसको तुम लोग जाके घर पे एक माइंड मैप बनाओ, तो भूल जाओगे, कल आओगे अगर हम पूछेंगे और तुमने माइंड मैप नहीं बनाया तो तुम 100% भूल जाओगे, ये लिख के रख लो कहीं पे, ठीक। तो ये सारी कमिटीज थी जो हम लोग को पॉवर्टी में पढ़नी पड़ती है, और पॉवर्टी में तुम्हें कहीं ना कहीं 100% क्वेश्चन मिलता है, प्रीलिम्स में या तो मेंस में, ठीक है। या जैसे हमने तुम लोगों को उसमें बताया था अनएम्प्लॉयमेंट वाले में, अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसे 3 टर्म्स बताए थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ, CWS, CDS और यूजुअल बताया था ना। तो पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से कि पॉवर्टी से? हाँ, और अगर ये पूछेगा यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी, ये किससे रिलेटेड है? हाँ, अभी तो याद आ रहा है, एग्जाम में देखेंगे कितना याद आता है, ठीक है। और जो लोग आंसर लिखो वहां ले आओ, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, फिर इसका रीजन और स्कीम वगैरह डिस्कस कर लेंगे। वहीं ले आओ, ऑफिस में लाओ बेटा, ठीक है।